हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीएसबी एजुकेशनल अड्डा। तो दोस्तों, जैसा कि आज है 12 जून और इसके अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसे देखते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो हाल ही में कुछ ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं इधर 2-3 दिन में। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें जो जितने भी डाटा आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम से कोई भी डाटा आ सकती है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रोटरी इंडिया ने ई सामग्री प्रसारित करने हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपको याद रखना है, रोटरी इंडिया ने किया है किसके लिए? तो ई सामग्री को टेलीकास्ट करने के लिए, प्रसारित करने के लिए किसके साथ? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT के साथ किया है हाल ही में। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद, जिसको शॉर्ट में NCERT बोलते हैं, ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो MHRD, अभी भारत के शिक्षा मंत्रालय जो है, शिक्षा मंत्री जो होते थे और शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। शिक्षा मंत्रालय को बदल के कर दिया गया है मानव विकास मंत्रालय यानी MHRD। और इसी के मार्गदर्शन और सहयोग से रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ डिजिटल रूप से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और NCERT जो है कि सभी टीवी चैनल पर कक्षा 1 से लेके 12th के लिए प्रसारित होने वाली ई शिक्षण सामग्री के लिए समझौता ज्ञापन पर डिजिटल हस्ताक्षर किया गया है। समझौता की विस्तृत जानकारी के बारे में हम देख लें। समझौता में क्या क्या हुआ है? तो NCERT टीवी टाई अप हुआ है। NCERT का टीवी के साथ टाई अप हुआ है, मतलब मेल मिलाप हुआ है। NCERT के 12 राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से कक्षा 1 से 12 के लिए पाठ्यक्रम मॉड्यूल का प्रसारण किया जाएगा। और दीक्षा ऐप एक है एप्लीकेशन, दीक्षा ऐप, उसके साथ भी टाई अप हुआ है। एक ही समय में भारत सरकार के राष्ट्रीय मोबाइल ऐप दीक्षा के माध्यम से ई लर्निंग मॉड्यूल भी उपलब्ध होंगे। NCERT की बात हुई है तो नेशनल काउंसिल एजुकेशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना जो है 1961 में की गई थी। देखिए, इसके बारे में कुछ बता दें कि भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली जो शिक्षा मंत्रालय है, जो कि अभी MHRD मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो पहले शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। तो भारत सरकार के अंतर्गत जो शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा वकालत की गई थी। इसका 27 जुलाई को 1961 में इसकी वकालत की गई थी। NCERT की स्थापना का वकालत की गई थी। और ये लगभग 2 महीने यानी कि सितंबर 1961 को इसकी स्थापना तब कर दी गई, सिफारिश की गई थी और इसकी स्थापना सितंबर 1961 में की गई। देखिए, CBSE भी जान लेते हैं। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, क्योंकि हाल ही में एक अपॉइंटमेंट हुआ है जो कि एक अपॉइंटमेंट में CBSE के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है IAS ऑफिसर मनोज आहूजा, जो कि 1990 बैच के उड़ीसा कैडेट के कौन है, IAS अधिकारी हैं। ये अनीता करवाल का जगह लेंगे। किनके जगह लेंगे? अनीता करवाल का जगह लेंगे, ठीक। और अनीता करवाल को हाल ही में सेक्रेटरी पद दिया गया है MHRD मंत्रालय में। तो NCERT के अभी वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? तो ऋषिकेश सेनापति हैं। कौन है? ऋषिकेश सेनापति। स्थापना हुआ है 1961 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? रमेश पोखरियाल निशंक। और इसका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो हरिद्वार है। हाल ही में किस देश की सेना के द्वारा फेसबुक पर वापस आने की फैसला किया गया है? यह हाल ही में म्यांमार की सेना का वो क्या नाम है? तो तात माडा। देखिए, तात माडा ये हट गए थे। ये FB जो होता है, फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अभी FB जो है ना, लोगों को सटीक समाचार यानी एक्यूरेट न्यूज़ प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग करने का फैसला किया है। म्यांमार सेना फिर से फेसबुक का जो उपयोग कर रही है क्योंकि यह देश में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है कि इसके तहत लोगों के पास पहुंचने के जरिए बहुत ही अच्छा और सटीक है। 2017 में उत्तरी राखीन राज्य में वध और अत्याचार जो हुआ था के लिए तातमाडू को दोषी ठहराने वाली एक रिपोर्ट में ये जो तातमाडू है म्यांमार की सेना, इसे दोषी ठहराया गया था उस वध में, उस अत्याचार जितना भी वहाँ लड़ाई हुआ था। तो इसको क्या किया गया था कि जो FB था इसके सभी डेटा को क्लियर कर दिया था FB से, यानी फेसबुक से हट गया था। लेकिन अब वापस ये यूज करने के लिए अपना घोषणा किया यूज करेगा म्यांमार की सेना तातमाडू।
चलिए म्यांमार की बात आई है तो देखिए जो बगल में पिक देख रही है म्यांमार है, और देखिए म्यांमार की जो राजधानी है वो नैपीटॉव है, और बर्मी केत यहाँ की मुद्रा है। म्यांमार का भी राष्ट्रपति बिन माइंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बिजली सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बिजली सहयोग को बढ़ावा देने हेतु तो हाल ही में ऐसा जो है डेनमार्क के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। MOU एक पत्र है जिस पर हस्ताक्षर किया जाता है दो से अधिक बड़ी कंपनियां देश। तो भारत ने डेनमार्क के साथ दोनों देशों के बीच बिजली सहयोग विकसित करने के लिए एक MOU यानी कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन पर भारत सरकार के बिजली मंत्रालय और डेनमार्क सरकार के ऊर्जा जनोपयोगी सेवा और जलवायु मंत्रालय के बीच में हस्ताक्षर हुआ है। किसके बीच? भारत सरकार की बिजली मंत्रालय और डेनमार्क सरकार जो है उसके ऊर्जा जनोपयोगी सेवा और जलवायु मंत्रालय के बीच। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मजबूत, गहरा और दीर्घकालीन सहयोग विकसित करना है। लंबा समय तक इसमें एक सहयोग हो सके। डेनमार्क की बात करें तो देखिए बगल की जो पिक आ रही है ये फोटो, ये डेनमार्क है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सेन। और डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेग है, और मुद्रा यहाँ की डेनिश क्रोन है। क्या है? डेनिश क्रोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात सरकार ने हाल ही में IL&FS में 50% की हिस्सेदारी खरीद ली है। कितने में खरीदी है क्वेश्चन है। तो खरीदी जो है 32.71 करोड़ में खरीद ली है। देखिए IL&FS ये जो क्या है, तो IL&FS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड FS ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में 50% हिस्सेदारी बेचने की हाल ही में प्रक्रिया अपनी पूरी की है। और यह हिस्सेदारी गुजरात शहरी विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात सरकार की ओर से ये 32.71 करोड़ रुपये में खरीदी गई है। इस सौदा जो हुआ है ये राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की अनुमति मिलने के बाद हुआ है। किसकी अनुमति? राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, जिसको इंग्लिश शॉर्ट में बोलते हैं NCLT। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की मंजूरी मिलने के बाद, अनुमति मिलने के बाद ही गुजरात सरकार की जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है इसके द्वारा ये खरीदा गया है IL&FS में 50% की हिस्सेदारी। कितने में? 32.71 करोड़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गुजरात की बात आई है तो गुजरात की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गुजरात के CM कौन है? विजय रूपाणी। और गवर्नर कौन है वहाँ के अभी? तो आचार्य देवव्रत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और सबसे लंबी जो तटीय रेखा है भारत की वो गुजरात की ही है, और सर्वाधिक नमक का उत्पादन गुजरात में ही होता है। और गुजरात के ही लोथल जो है, याद कीजिएगा लोथल ये सिंधु घाटी सभ्यता में भी एक बंदरगाह पोत का पतन का काम करता था लोथल। और हाल ही में देश का पहला समुद्री म्यूजियम सी म्यूजियम जो है पुर्तगाली की सहायता से लोथल में ही स्थापित किया गया। और गुजरात में एक भावनगर है, भावनगर। और भारत का पहला यानी देश का पहला CNG टर्मिनल यहीं स्थापित किया गया भावनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में ADI ने किस भारतीय संचार कंपनी में 5.16 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो ये एक विदेश कंपनी है। और हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में अबू धाबी निवेश प्राधिकरण यानी कि ADIA अबू धाबी निवेश प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व वाली जो कंपनी थी उसने 53.50 करोड़ रुपये का निवेश इसमें दिया है जियो प्लेटफॉर्म्स में। किसमें? आंसर जियो प्लेटफॉर्म्स। हाल ही में भारतीय संचार कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में दिया है। देखिए पूर्ण स्वामित्व की ये जो कंपनी अबू धाबी निवेश प्राधिकरण की है, ये हाल ही में ADI ने 5683.50 करोड़ के जो निवेश किए हैं वो जियो प्लेटफॉर्म के साथ किए हैं, और 1.16% हिस्सेदारी खरीदी है। किसकी? जियो प्लेटफॉर्म्स की। ADI द्वारा किए गए निवेश में यानी कि अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के द्वारा जो निवेश किए गए हैं जियो प्लेटफॉर्म में का मूल्य
5.91 लाख करोड़ रुपये और इक्विटी का मूल्य जो है 5.16 लाख करोड़ रुपये का है। और हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म, ये भारत के सबसे बड़ी संचार कंपनी है। किसकी स्वामित्व वाली है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। और मुकेश अंबानी इसकी अभी कौन है? चेयरमैन है। कौन है? मुकेश अंबानी इसके चेयरमैन। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और धीरू भाई अंबानी इसके संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में अनिल वल्लूरी को चुना गया है। गूगल क्लाउड की बात आई है तो अभी तो अनिल वल्लूरी की बात कर दिए कि गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक चुने गए अनिल वल्लूरी को। लेकिन हाल ही में गूगल पे जो होता है पेमेंट ऑप्शन यूपीआई से काम करता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से जो कार्य करता है गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार जो चुना गया था वो शिखा शर्मा, जो एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ थी। ये बात साथ ही साथ बता दी आपको कि शिखा शर्मा को चुना गया था। और देखिए गूगल क्लाउड इंडिया के जो एमडी है यानी प्रबंध निर्देशक वो कौन है? करण बाजवा है। कौन है? करण बाजवा हैं। तो अब इनके बारे में बात करते हैं। अनिल वल्लूरी, तो गूगल क्लाउड ने जो अनिल वल्लूरी को भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। वल्लूरी को हाईटेक उद्योग में सेल्स और मार्केटिंग का 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। और इसके अलावा वह बैंकिंग, दूरसंचार, सार्वजनिक क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र जो रिन्यूएबल एरिया है के ग्राहकों के लिए भारत में कई प्रौद्योगिकी बदलावों का नेतृत्व भी वो कर चुके हैं। गूगल क्लाउड यानी कि वो एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं। और गूगल क्लाउड में शामिल होने से पहले ये वल्लूरी जो हैं, अनिल वल्लूरी, ये नेट ऐप में भारत और सार्क ऑपरेशन के अध्यक्ष थे। नेट ऐप में भारत और सार्क ऑपरेशन के अध्यक्ष थे। इससे पहले गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ निदेशक चुनने से पहले नेट ऐप में भारत और सार्क ऑपरेशन के अध्यक्ष थे। गूगल की बात आई है तो बता दिए गूगल की स्थापना जो हुई है और 1998 ईस्वी में हुई है, 1998 में हुई है। और गूगल क्लाउड इंडिया के एमडी कौन है? हाल में बताए करण बाजवा गूगल क्लाउड इंडिया के एमडी हैं। और गूगल की जो स्थापना है 1998 में किसने की थी? सर्गी ब्रिन और लैरी पेज ने। किसने की थी? सर्गी ब्रिन और लैरी पेज ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में रंजीत कुमार को नासा की विशिष्ट सेवा पदक यानी कि नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। और भारतीय एरोस्पेस उद्यमी रंजीत कुमार को नासा ने कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए नासा विशिष्ट सेवा पदक यानी कि नासा का डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया है। और वह 30 वर्षों से नासा के साथ जुड़े हैं। नासा जो कि सार्वजनिक कंपनी है, एक अमेरिका की सार्वजनिक कंपनी, अंतरिक्ष कंपनी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। और इसके 11 साल के बाद इंडिया में अंतरिक्ष एजेंसी की शुरुआत विक्रम साराभाई जो किए थे, उसका नाम इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसके 11 साल के बाद भारत ने अंतरिक्ष में कदम रखा था, इसे पता चलता है। तो चलिए नासा की बात कर रहे थे फिलहाल। तो नासा में हाल ही में किसे पदक ये सम्मानित दिया गया है? सम्मान तो ये रंजीत कुमार को दिया गया है। देखिए 30 वर्षों से जो नासा से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को उन्नत बनाने में अपना अहम योगदान भी दिया है। नासा की बात कर रहे थे, स्थापना तो 1958 में हुई है। और नासा के अभी वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष, वो कौन है? तो जिम ब्रिडेनस्टाइन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में उपस्थित है। जिम ब्रिडेनस्टाइन कौन है? नासा के अध्यक्ष हैं यानी कि प्रशासक हैं। और इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर वहीं है। और 2002 में एलन मस्क ने एक स्पेस एक्स नाम का जो एक अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी है, ये अमेरिका की निजी
परिवहन सेवाएं, अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं और एरोस्पेस निर्माता कंपनी है जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी। ये सपोर्ट करता है वहाँ की कंपनी को, स्पेस एक्स। और एलन मस्क इसके स्वामित्व यानी कि इसके मालिक हैं, स्वामी हैं स्पेस एक्स के। और चलिए ऑप्शन 2 है और नागेंद्र सिंह दलबीर भंडारी, इसके भी बारे में जान ही लेते हैं। नागेंद्र सिंह जो है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए थे। और अभी वर्तमान में कौन है तो दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हैं मुख्य न्यायाधीश के रूप में भारत की तरफ से। और उसके जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर लिए तो वो हैं अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि यूएनओ के अंतर्गत कार्य करता है। यूएनओ का 6 अंग है, उसमें से एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अभी अध्यक्ष अब्दुल कावी अहमद यूसुफ हैं और भारत की तरफ से जो अभी कार्यरत हैं दलबीर भंडारी वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश के रूप में है, न्यायाधीश के रूप में है। पहले कौन चुने गए थे तो नागेंद्र सिंह थे। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वकील जावेद इकबाल को कहाँ का मुख्य न्यायाधीश चुना गया है? तो हाल ही में वकील जावेद इकबाल को जम्मू और कश्मीर के नए उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। तो देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ कश्मीरी वकील जावेद इकबाल वानी को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश नियुक्त किया है। सॉरी, मुख्य न्यायाधीश बोल दिए, न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और देखिए इससे पहले हुए 2019 में लगभग 11 महीने तक जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता, जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं, के रूप में काम किया है। और वानी की नियुक्ति की सिफारिश जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं शरद अरविंद बोबडे, अभी वर्तमान में यही शरद अरविंद बोबडे, 46th कौन थे? रंजन गोगोई। 45 कौन थे? तो वो थे दीपक मिश्रा। तो 47th कौन है? शरद अरविंद बोबडे। और हाल ही में शरद अरविंद बोबडे ने ये 22 जनवरी को उनकी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेज में एक रखा था सिफारिश इनके लिए, जो कि अब मान्य हो गया और ये न्यायाधीश चुन लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर को राज्यपाल की बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो धारा लगी थी वो धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर जो है एक राज्य का दर्जा एक केंद्रशासित दर्जा प्राप्त किया है। राज्य था ये पहले, जब इस पे एक विशेष राज्य का दर्जा था, लेकिन जब वो हटा तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इस प्रकार से अभी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है वहाँ के पहले उपराज्यपाल के रूप में। और वहाँ के अभी नए न्यायाधीश किसे चुना गया है? तो वकील जावेद इकबाल वानी को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने पश्चिम बंगाल को 1950 करोड़ रुपये ऋण देने की घोषणा की है? तो यह हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा 1950 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है और ऋण देने की। पश्चिम बंगाल सरकार को यह ऋण राशि राज्य में कोविड है और जगदीप धनखड़ वहाँ के राज्यपाल हैं और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। हाल ही में S&P रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है? तो हाल ही में ये 5% तक गिरने का अनुमान लगाया गया है। तो देखिए S&P जो है एक रेटिंग ग्लोबल रेटिंग संस्था है, या अमेरिकी संस्था है S&P, और हाल ही में 5% तक गिरने का अनुमान लगाया है। और देखिए इसके अलावा S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021-22 का भी फोरकास्ट किया है। वो भारत की जो विकास दर उलटकर 8.5% रहने की संभावना है। साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की विकास दर 6.5% तक रहने का अनुमान लगाया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जब तक आप लोग ज़्यादा नहीं होइएगा तब तक मन भी नहीं लगता है पढ़ाने में, इसलिए आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।